अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखाएं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक कंपाइलेशन बहुत मेहनत करके बना के लाया हूं, लेकिन वो कंपाइलेशन बनाते हुए मेरे जिगर को, मेरे कलेजे को जितना सुकून पहुंचा है, कितना सुकून पहुंचा है कि शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है उस ताकत का, परमेश्वर का, खुदा का, कि इसके खिलाफ इसकी हकीकत बताने के लिए मेरे अलावा भी मुझसे बेहतर आवाजें, मेरे अलावा मुझसे बेहतर आवाजें इस देश में खड़ी हो रही हैं। पहले इसका ड्रामा दिखाऊंगा, और फिर दिखाऊंगा इसके चाहने वालों को लश्करे जिहालियत से ये वीडियो देखने के बाद बाहर आ जाना मेरे भाइयों, बाहर आ जाना, क्योंकि मुझसे बेहतर बोलने वाले, इसको आईना दिखाने वाले इस देश में, इस समाज में अब खड़े हो रहे हैं। और ये रिजवान अहमद के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो पहले देखिए किस तरह से कौम को यह इंसान भड़का रहा है। स्पीच का तरीका देखिएगा। मुझे पता है किस तरह की स्पीच मेरी कौम पसंद करती है, जिसमें मौत आए, जिसमें शब्द आए, जिसमें शहादत आए, जिसमें कलमा आए। या अल्लाह मरूंगा तो जुबान पर कलमा होगा, बस और क्या चाहिए मुझे। इस टाइप से एपिग्लॉटिस को यूज करके अगर आप बोलेंगे और बड़े हनक के साथ बोलेंगे तो मेरी कौम कहती है क्या पढ़ा लिखा लीडर मिल गया है, क्या पढ़ा लिखा मिल गया। ठीक, क्या समझता है मोदी, गोलियों का जवाब पत्थर से देंगे? तो लोग कहते हैं वाह क्या लीडर है यार ये। अब देखिए उसी साइकी को ये किस तरह से इस्तेमाल करता है। इसके वर्ड्स पकड़िएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़िएगा। मैं तो इसका रोम, इसके बाल, इसके टिश्यू, इसके सेल से वाकिफ हूं। सुनिए कैसे कौम को पहले भड़का रहा है और कैसे अपनी जिंदगी के बारे में बोल रहा है। बड़ा खूबसूरत कंपाइलेशन। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। देखा आपने, क़यामत, कब्र, हश्र, कलमा, इस तरीके से लोग भड़काते हैं, इस तरीके से ये भड़काते हैं। और ये चीज नोट करनी चाहिए, ये भड़का रहा है। इसके तन बदन में जो मिर्चा आप देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि MIM 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी पहुंच गई। याद करिए कितने मामले हुए, आपका भाई कहता था ये MIM पिटीशन क्यों नहीं डालती। इस बार पहुंच गई, क्योंकि इस बार चोट बड़ी गहरी लगी है। इस बार चोट पिछवाड़े पे नहीं, इस बार चोट जेब में लगी है, जेब में लगी है। आगे सुनिए। मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। अब आपने देखा, अब ये टिपिकल फॉर्मेट है। अगर आपको कौम का नेता बनना है तो आपको यह बोलना पड़ेगा। अरे साथियों यकीन करो, अगर मैं भटक गया होता, अगर मैं जलील हो गया होता, अगर मैं कमीन हो गया होता, अगर मेरी परवरिश एक जलील जाहिल की तरह हुई होती, वैसे इनको जाहिल नहीं कहना चाहिए, तो कौम का बहुत बड़ा नेता होता, क्योंकि एपिग्लॉटिस से बोलना मुझे आता है। बहुत बड़ा नेता होता, बड़े सब्सक्राइबर्स होते, बड़े फॉलोअर्स होते, बहुत होते।
2-4 मिलियन तो सिर्फ भाई लोग भी मुझे फॉलो कर रहे होते और उनके चलते 2-4 और गैर मुसलमान भाई मुझे फॉलो बहन कर रहे होते। मुझे पता है, आई नो द साइकी, कि क्या बोल के तुम इन्हें खुश कर सकते हो इन विचारों को। आगे चलिए, अब देखिए इसने मौत चला गोली इस सीने में, अरे क्या ले जाएगा, जिंदगी तो मेरी ऊपर है, ये है। यूं करके आप डायलॉग बाजी करो, फिर देखो हमें तो बड़ी खूबसूरत डायलॉग बाजी करनी आती है। ठीक, आगे चलिए। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। हाँ, हिंदू तो पेड़ पे टंगाया गया था पैदा होने के बाद। आगे सुनो। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक फेलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान इखलाक फेलू से बढ़कर नहीं है सर, नहीं है। ठीक, अब अगली बार इस घटना के बाद 2-4 दिन बाद माइक लगा तो सुनिए पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर क्या बोल रहा है। मैं होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दीजिए जो मैं अपने खर्चे से दिल्ली में रखूंगा। मैं ये भी लिखने वाला हूँ कि एक ग्लॉक वेपन मिल जाएगा कि वो ग्लॉक वेपन सबसे बेस्ट होता था। इसकी जान अखलाक और फेलू से बढ़कर नहीं है, नहीं है। लेकिन बस एक 4-5 करोड़ की मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की अनुमति दे दी जाए जो मैं अपने पैसों से खरीदूंगा। 4-5 करोड़ की आजकल इसमें घूम रहा है, ये जिसमें सलमान घूम रहा है, ये डरपोक, और कह रहा है ग्लॉक वेपन दे दिया जाए। 10 से 15 लाख की पिस्तौल एक फीलू और अखलाक को भी दिलवा दे, एक ऐसी गाड़ी बुलेट प्रूफ 2 कौड़ी के दिलवा दे। डायलॉग बाजी देखिए, डायलॉग बाजी। और मुझे पता होता है जब ये बोल रहे हैं ये किसको हिट कर रहे हैं, ये डायलॉग बाजी। ठीक, आगे चलिए, दोहरा देखिए, डरपोक की हालत देखिए, और देखिए क्या मंचों पे खड़े होके क्या बात बोलता है, और देखिए। ठीक, नौटंकी के चलते कट्टों से ठाए धाए तो नीचे टायर की तरफ गोलियां लगी तो कह रहा है बुलेट प्रूफ दे दे, और घूम रहा है उसमें, घूम रहा है उसमें। ठीक, और इसका जो छोटा साइको शेर है वो तो हमेशा घिरा रहता है। अब आने वाला है मेरा सबसे खूबसूरत कंपाइलेशन, सबसे खूबसूरत कंपाइलेशन, और शुक्र है, अरे वो पराचा याद है ना, पराचा की भाषा देखना क्या बोल रहा है, कैसे कलई खुल के गंद बाहर आ रही है। जो रिजवान कब से बोल रहा था, 20 साल पहले रिजवान ने जो लड़ाई लड़ी थी कि वक्फ की जमीन पर मुसलमान चोरी करवा रहे हैं। नाम तो यशपाल सिंह और गीता सिंह का लिया था, लेकिन चोरी तो मुसलमानों ने कराई थी, गांव के उन्होंने ही कराई थी चोरी। उनसे भी मेरी लड़ाई हुई थी, धमकी उन्होंने ही एक दिन पहले मुझे दी थी। ठीक, तो अब सुनिए कैसे कलई खुलनी शुरू हो रही है इनकी। एक कलई तो खोल दी इसकी हिम्मत की, इसकी औकात की, कि कितना ये फैलू और कितना अखलाक का सगा है। 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है और कह रहा है मेरी जिंदगी तो अखलाक की तरह है, मैं मौत से नहीं डरता, पर थोड़ी फटती है बस, एक अलग बात। अब सुनिए कैसे लोग इनकी कलई खोल रहे हैं, इन्हीं की बरादरी से खड़े होकर सुनिए। और रिजवान से बेहतर खोल रहे हैं, खुशी इस बात की है। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है, याद रखो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे। थूक जाया हो गया, गलत लोगों पर थूक दिया। मेरा थूक भी इस लायक नहीं कि इन पर थूका जाए। आगे चलिए। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपके मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है,
अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था। आगे देखते जाइएगा, कंपाइलेशन धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा और कंपाइलेशन हैदराबाद की तरफ जाता जाएगा, देखिएगा। ज़कात का सही इस्तेमाल करो। अरे ज़कात और चंदे में पैदा हुए बड़े हुए, तुम्हारे बाबा की जीप में हम पेट्रोल डाला करते हैं चंदे के अंदर, 4 मीनार सिगरेट बगैर फिल्टर का सिगरेट तुम्हारे बाबा को तकरीर करने के बाद एक लिम्का का बोतल और एक सिगरेट की डब्बी 4 मीनार हम यहाँ पे तुमको दिया करते थे। आज इतनी दौलत तुम्हारे पास कहां से आ गई, क्या मामलात करें? अरे 2 कौड़ी के फूटी कौड़ी के जलीलो इसको चाहने वालों, जो मेरे बारे में बोलते हो, सुनो इसके बाबा के बारे में क्या बोला जा रहा है? और थोड़ी सी मेहनत कर लेना मेरे नाना और मेरे दादा की औकात पर, कि क्या औकात रखते थे। मुझे गाली देने वालों, तुम्हारे दादा अगर बिजनौर के होंगे ना तो मेरे दादा के घोड़ों की मालिश किया करते होंगे। आई बात समझ में? शर्वले रखी थी 1945 में, आई बात समझ में? चलो इसके बाबा की तो औकात पता चल गई, आगे चलते हैं। आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखाएं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है उसको ये बहला फुसला के, गुमराह करके, उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी। खूब कलई खुल रही है भैया, खूब कलई खुल रही है? और मैं नहीं खोल रहा, मुझसे बेहतर आ गए खोलने वाले। आगे चलो। पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की जमीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की जमीन पे कब्जा ना कर रखा हो। आम गरीब जनता ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए जमीनें थी, बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है। भैया मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। अब बहुत खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खड़े हो रहे हैं और कलई खोल रहे हैं। अब क्या करोगे मुझे गाली देने वालों? इन सबको भी अब तुम गाली दोगे? अभी जाना मत, अभी एक और बचाए, जाना मत। आप असल में लोगों के हाथ पे पट्टी नहीं बांध रही, आप लोगों की आंख पे पट्टी बांध रही। वक्फ की जायदादों का लुटेरा कौन है हैदराबाद के अंदर? पहचानो है मुसलमानों, वक्फ के लुटेरे कोई मोहन भागवत। मेरी बात गलत लगेगी आप लोगों को, मैं सख्त अल्फाज में, कड़े अल्फाज में बोलना चाहता हूं। कोई मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या कोई राजा सिंह आके हमारी वक्फ की जायदादें नहीं लूटा। हमारी वक्फ की जायदादें लूटने वाले खुद हमारी मस्जिदों में बैठ के हमारी वक्फ की जायदादें लूट। लानत है, लानत है, लानत है। जैसा मैंने बोला, अगर इन पर थूक भी दो तो थूक जाया हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा थूक, एक ईमानदार आदमी के थूक की औकात इनकी शक्ल से ज्यादा है और इनके जमीर और इनके ईमान से ज्यादा है। आई एम सो हैप्पी। क्या कंपाइलेशन बनाया है यार, क्या कंपाइलेशन। और इंशाल्लाह बहुत आवाजें अभी खड़ी होंगी धीरे धीरे, क्योंकि बेईमान ज्यादा दिन बेईमानी चला नहीं सकता और अंत में जीत ईमानदारी की होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।